पृथ्वी इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत संरचना है और आज हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो स्टार्ट करते पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। आशा करता हूं कि इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मुख्य 3 अंग हैं: ऊपरी सतह भूपपटी क्रस्ट, मध्य स्तर मैंटल और आंतरिक स्तर धात्विक रोड कॉ। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 भाग भूपपटी का है, जबकि 83 भाग में मैंटल विस्तृत है। शेष 16 भाग क्रोड है। पृथ्वी की आकृति लद्धवक्ष गोलाब के समान है। क्रस्ट की परत को सियाल कहा जाता है, जिसमें सिलिकेट और एल्यूमिनियम होता है। मैंटल की परत को सिमा कहा जाता है, जिसमें सिलिका और मैग्नीशिया होता है। कोर की परत को नाइफ कहा जाता है, जिसमें निकेल और लोहा होता है। क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, और इस दोनों को विभाजित करने वाले लाइन को कोनोरॉड कहते हैं। क्रस्ट और मैंटल को जो लाइन 2 भागों में बांटती है उसे मोहो कहते हैं। मैंटल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी मैंटल और निचली मैंटल, और इस दोनों को विभाजित करने वाले लाइन को रिपीटी कहते हैं। मैंटल और कोर को जो लाइन 2 भागों में बांटती है उसे गुटेनबर्ग कहते हैं। कोर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर, और इस दोनों को विभाजित करने वाले लाइन को लेहमन कहते हैं। क्रस्ट प्लस ऊपरी मैंटल के ऊपरी परत मिलकर कर स्थलमंडल बनता है। वही ऊपरी मैंटल के निचला परत को दुर्बल मंडल कहते हैं। तो निचले मैंटल मध्यमंडल होता है और कोर तो केंद्रमंडल है ही। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन: 1. घनत्व के आधार पर। 2. तापमान दाब पर आधारित अध्ययन। 3. भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। 1. घनत्व के आधार पर। पृथ्वी के आंतरिक सुरक्षा से संबंधित किए गए अध्ययन में सर्वप्रथम घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 जीएम घन है। पृथ्वी का औसत घनत्व और क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 जीएम 3.5 जीएम घन के आकलन से यह निष्कर्ष निकला गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व के औसत घनत्व से अधिक है, अर्थात सतह से अंदर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। इसी तथ्य के द्वितीय मत के अनुसार दाब में वृद्धि के कारण एक सीमा तक की घनत्व में वृद्धि होती है, जबकि रासायनिक संरचना और संगठन के असमान होने के कारण सतह से अंदर की परतों में जाने पर तत्वों के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ घनत्व में वृद्धि होती है। द्वितीय मत के पुष्टि के लिए निम्नलिखित साक्ष्य को विश्लेषण कर विश्लेषण का मुख्य आधार बनाया गया है। 1. पृथ्वी का केंद्र चुंबकीय के जैसा व्यवहार करता है। 2. पृथ्वी की दृढ़ता इस्पात के समान है। 3. उल्का पिंड की रासायनिक संरचना असंगठन के असमान होने के कारण यह निष्कर्ष निकाला गया कि भूगर्भ की रासायनिक संरचना असंगठन के साथ असमान है। इस प्रकार घनत्व पर आधारित अध्ययन के अनुसार सतह के अंदर की ओर जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन निर्मित परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। इस निष्कर्ष के आधार पर ही पृथ्वी के आंतरिक भागों को सियाल सीमा निफे से निर्मित परतों का सीमांकित किया गया। 2. तापमान दाब पर आधारित अध्ययन। तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार सतह से अंदर की ओर जाने पर रेडियो सक्रिय तत्व के विघटन के कारण प्रत्येक 100 मीटर की गहराई में लगभग 2 सेल्सियस से 3 सेल्सियस के दर से तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण लगभग 90 किलोमीटर की गहराई के बाद तापमान इतना अधिक हो जाता है, इसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकती। इस प्रकार तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक परतों में पदार्थ तरल अवस्था में होती है। वही दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार किसी भी पदार्थ का गलनांक से सीधा संबंध होता है। इसीलिए सतह से अंदर की परतों में जाने पर दाब में वृद्धि के कारण गलनांक के होने वाले वृद्धि से अधिक तापमान पर भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार पृथ्वी ठोस पदार्थों से निर्मित एक दृढ़ पिंड के समान है। नेक्स्ट 3. भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। भूकंप की उत्पत्ति यांत्रिक तरंग के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण से होता है। अब हम लोग जानेंगे भूकंप के बारे में, भूकंप कितने प्रकार का होता है, क्यों आता है, इत्यादि।
कणों के कंपन के द्वारा ऊर्जा के स्थानांतरण से भूकंप की उत्पत्ति होती है और तरंग दो प्रकार के होते हैं। पहला अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग को प्राथमिक तंग, प्राइमरी वेव कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तंग के समान होती है। कणों का कंपन तर्क के दिशा में समांतर होती है। इसकी तीव्रता सबसे कम होती है। इसकी गति सबसे अधिक होती है। इनकी औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, किंतु अधिक घनत्व वाली चट्टानों में इसकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अनुप्रस्थ तरंग को द्वितीयक तंग, सेकेंडरी वेव कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तंग के समान होती है। कणों का कंपन तर्क के दिशा में लंबवत होती है। इसकी तीव्रता p से अधिक होती है। इसकी गति p से कम होती है। इन तरंग की औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और ये तरंगें केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, जबकि तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है। भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग को सतही तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ दोनों में से कोई भी सतह के समीप चलने के कारण तीव्रता सबसे अधिक होती है और गति सबसे कम होने के कारण नुकसान सबसे अधिक करती है। ये तरंगें ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। इनकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। भूकंप तरंगों की गति। यदि आप चाहे तो नोट भी बना सकते हैं। जब घनत्व, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भौतिक विशेषताओं का तार्किक या वैज्ञानिक वर्णन नहीं हो सका, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को प्राथमिकता दी गई। भूकंप की उत्पत्ति P, S और L तरंग के रूप में होती है। इसमें P और S तरंग पृथ्वी की आंतरिक परत में गमन करने वाली पिंड तरंग या बॉडी वेव। इन्हीं तरंगों की विशेषता के अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया। चूंकि पदार्थ के घनत्व का भूकंप की तरंगों की गति से सीधा संबंध होता है। क्योंकि भूकंपीय तरंगों का पदार्थ के घनत्व का सीधा संबंध होता है, इसीलिए ये सतह से अंदर की परतों में जाने पर भूकंप तरंग की गति में होने वाली वृद्धि के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों का घनत्व क्रस्ट के घनत्व से अधिक होता है। रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित परतों में तरंग का मार्ग सीधा होता है, वही पृथ्वी की आंतरिक परतों में भूकंप तरंगों की वर्गाकार मार्ग के कारण ये स्पष्ट हो गया कि सतह से अंदर की ओर जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना संगठन से निर्मित परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। जहाँ P तरंग सभी माध्यम में गमन करती है, वही S तरंग केवल ठोस पदार्थ से निर्मित परतों में गमन करती है। सतह से गुटेनबर्ग तक P के साथ S तरंग का प्रभाव के कारण ये स्पष्ट हो गया कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में है, वही गुटेनबर्ग के बाद केवल S तरंग के विलुप्त हो जाने के कारण ये भी प्रमाणित हो गया कि बाहर कोर में तरल पदार्थ है। बाहर कोर में P तरंग की गति में वृद्धि का दर कम हो जाता है और आंतरिक कोर में P तरंग के गति में होने वाली एकाएक वृद्धि के कारण यह निष्कर्ष निकाला गया कि आंतरिक कोर के पदार्थ अत्यधिक दबाव के कारण जमी या ठोस अवस्था में है। इसी प्रकार भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण होने के कारण अब तक किया गया अध्ययन में इसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। बल के उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर A पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न बल अंतर्जात बल, B पृथ्वी के बाहर परतों से उत्पन्न बल बहिर्जात बल। अंतर्जात बल को बलों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। 1. कम तीव्रता के बल। 2. अधिक तीव्रता के बल। कम तीव्रता के बल से पटल विरूपण संचलन होती है तो अधिक तीव्रता के बल से आकस्मिक संचलन होती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। पटल विरूपण संचलन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 1. विवर्तनिकी संचलन। 2. समस्थैतिक संचलन। 3. सुस्थैतिक संचलन। नोट: समस्थैतिक संचलन को जब बाह्य कार्यों के प्रभाव से असंतुलन की स्थिति होती है तो समस्थैतिक संचलन के द्वारा स्थल स्वरूप संतुलन की दशा को प्राप्त करती है।
महासागर में होने वाले समस्थैतिक संचलन को सुस्थैतिक संचलन कहते हैं। विवर्तनिकी संचलन, इसको बलों की दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। 1. महादेशजनक संचलन। 2. पर्वत निर्माणकारी संचलन। 1. महादेशजनक संचलन, इसमें सतह अपनी जगह से ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ चला जाता है। ऊपर के तरफ जाने पर उत्थान कहलाता है, वहीं नीचे के तरफ जाने पर अवतलन कहलाता है। और यही प्रक्रिया पानी के अंदर होता है तो निर्गमन और निमज्जन कहलाता है। 2. पर्वत निर्माणकारी संचलन। पर्वत निर्माणकारी संचलन में दो बल आपस में टकराते हैं, जैसे दो ट्रेन आपस में टकराते हैं, उसे संपीड़न बल कहते हैं। वही इसका विपरीत दो बल एक दूसरे से दूर जाते हैं, जैसे किसी चीज को दोनों तरफ से खींचने पर महसूस होता है, उसे तनावमूलक बल कहते हैं। महादेशजनक संचलन के अंतर्गत उत्थान की प्रक्रिया के द्वारा जब अस्तखंड का कोई भाग आसपास होता के अपेक्षा ऊपर उठ जाता है तब महाद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। वही निर्गमन की प्रक्रिया के द्वारा महाद्वीपीय जल की सतह बाहर आ जाते हैं तब तटीय मैदान की उत्पत्ति होती है। महादेशजनक संचलन के अंतर्गत निर्गमन की प्रक्रिया के द्वारा जब स्थल भाग का कोई भाग आसपास की सत्ता के अपेक्षा अंदर चली जाती है तब महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण होता है। वही निमज्जन के प्रक्रिया के द्वारा तटीय मैदान जब जल की सतह में चले जाते हैं तब महाद्वीपीय मगनतट की उत्पत्ति होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पर्वत निर्माणकारी संचलन को संपीड़न बल और तनावमूलक बल में बांटा गया है। संपीड़न बल में वलन की प्रक्रिया के द्वारा अपनति और अभिनति संचलन से मोरदार पर्वत की उत्पत्ति होती है। वही तनावमूलक बल में चटकन की प्रक्रिया के द्वारा दरार से भ्रशनन के द्वारा ब्लॉक पर्वत या भ्रशन घाटी का निर्माण होता है। वलन के प्रकार। ए. सममित वलन, इस पर्वत श्रृंखला में दोनों तरफ से पर्वत एक समान होती हैं, जैसे एक तरफ की ढाल अगर 90 डिग्री है तो दूसरे तरफ की ढाल 90 डिग्री ही होगी। बी. असममित वलन, इस पर्वत श्रृंखला में दोनों तरफ की ढाल अलग अलग होती, जैसे एक तरफ की ढाल अगर 45 डिग्री है तो दूसरे तरफ की 30 भी हो सकती है और 60 भी हो सकती है। सी. इस पर्वत श्रृंखला में जब अत्यंत समर्पण बल के कारण परिवलन में भ्रमण के कारण बालन के नीचे की भुजा टूट के ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है तो प्रतिवलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। डी. परिवलित वलन पर्वत श्रृंखला में समांतर और क्षैतिज पर्वत होती है। ए. समनत वलन पर्वत श्रृंखला में पर्वत बस समांतर होती है। ब्लॉक पर्वत में तनावमूलक बल के कारण चटक कर दरार या भ्रंशन की क्रिया से ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भ्रंशन की क्रिया के द्वारा भ्रंश तल के सहारे स्थल खंड का कोई भाग ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित हो जाता है, तब ऊपर उठे हुए स्थल खंड को ब्लॉक पर्वत और नीचे दसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। जब किसी पर्वत के दोनों तरफ भ्रंश घाटी का निर्माण होता है तब ब्लॉक पर्वत को हॉस्ट और भ्रंश घाटी को गर्बें कहते हैं। डॉट आप स्क्रीन पर दिए तस्वीर में देख सकते हैं। बहिर्जात बल में अनाच्छादन के द्वारा अपक्षयन, अपर्दन, बृहदक्षरण की प्रक्रिया होती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं अपक्षयन, अपर्दन, बृहदक्षरण को। अपक्षयन मौसम में परिवर्तन के कारण चट्टानी संरचना में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से विघटन या वियोजन होती है, जैसे चट्टान से बोल्डर, बोल्डर से बजरी, बजरी से होते हुए अवसाद तक। अनाच्छादन बहिर्जात भूसंचलन से संबंधित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अपक्षयन, अपर्दन, बृहदक्षरण से संबंधित क्रिया होती है। अपक्षयन मौसम में परिवर्तन के कारण होने वाली एक ऐसी स्थैतिक क्रिया है जिससे चट्टानी संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण चट्टान असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाते हैं। इन अवसादों का अपर्दन के कारकों के द्वारा स्थानांतरण के समय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को अपर्दन कहते हैं, जो एक प्रकार की गत्यात्मक क्रिया है।
पर्वतीय क्षेत्र में जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण असंगठित अवसादों का पर्वत के शिखर से घाटी की ओर स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण के समय अपर्दन होता है, तब इसी गत्यात्मक क्रिया को बृहदक्षरण कहते हैं, जिसके लिए अपर्दन के कारकों का होना आवश्यक नहीं है। भूस्खलन बृहदक्षरण का उदाहरण इस प्रकार अनाच्छादन के अंतर्गत होने वाली क्रियाओं के कारण चट्टानी संरचना को असंगठित होकर अवसाद में परिवर्तित होते हैं, जिससे स्थल स्वरूप का विनाश होता है और इसलिए बहिर्जात संचालन को विनाशात्मक संचालन भी कहते हैं। थैंक यू। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.